Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to start the chapter number 26. 26. Now this chapter particularly deals with the India's foreign policy. ठीक है. Now my friend, जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी आप लोग तो बच्चे ही हैं, खैर ठीक है. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज इंडिया की जो विदेश नीति है, ठीक है, इंडिया की विदेश नीति. तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटली सारी चीज़ों को देखेंगे. सो चलिए चालू करते हैं वीडियो को. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. Before we start our class, first thing that I would like to tell you that I know that it's been very long time without interacting with you my people, ठीक है. So I am really very sorry but I did not get a spare time, ठीक है. So just today I get that I should make a video for you that your syllabus should be completed and your book should be completed, so I decided to do that. Okay, so now without wasting time I think I should start the video now. In this chapter we are going to learn about India's foreign policy. Now foreign policy is also known as भारत की विदेश नीति हिंदी में बोलते हैं. हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके लिए इंडिया भारत की विदेश नीति है. विदेश नीति एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है. इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है, क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग व्हाट शुड बी द रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इंडिया के जो रिलेशन है वो अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे होने चाहिए, बिकॉज इंडिया यू नो इट वेरी वेल दैट इंडिया इज़ होम टू सो मैनी रिलीजन्स, लाइक ऑल द रिलीजन्स विच आर बीइंग फॉलोड एट इंटरनेशनल लेवल आर देयर इन इंडिया, ठीक है. तो इंडिया में जैसे कि जोरास्ट्रियनिज्म भी फॉलो करा जाता है और हमारा इस्लाम भी फॉलो करा जाता है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज़्म भी है, ठीक है, सिखिज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है. सो देर आर सो मैनी रिलीजन्स और इंडिया is also known as the diverse country, because along with the religions India is also diverse in terms of cultural aspects, ठीक है. तो कल्चरली भी इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है. वेदर वी कैन से इट इज़ इन टर्म्स ऑफ क्यूजिन्स, इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ्स एंड ऑल, ठीक है, in terms of temperature, in terms of anything you can say, ठीक है. So here you find everything. That is why India is also known as the diverse country, ठीक है. हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी एक इंडिया का यूनिक फीचर है, ठीक है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है. ऑल्दो वी आर डाइवर्स बट वी आर unite as well, ठीक है. If someone is going to invade on India, whether the people living in India will see only, they will वो जो है कुछ मतलब स्टेप वगैरह लेंगे नहीं, ऐसा नहीं है. whether they are living in northern India, whether they are living in southern India, or whether they are living outside India, they will take the stand, and they will stand by the people of India, ठीक है. So this particular thing that you need to know. And whenever India is interacting at international level, whether in the United Nations organization or whether it is in any forum like Shanghai Cooperation Organization या फिर ओपेक कंट्री, ठीक है, या फिर OECD कंट्रीज़ हो, ठीक है, कोई भी फॉरम हो, यूरोपियन यूनियन के उसमें कुछ भी हो, ठीक है. तो चाहे फिर वो इंडिविजुअल लेवल पर किसी कंट्री के साथ इंटरेक्ट क्यों ना कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो पिक्चर में आ जाती है, ठीक है. हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या रहने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर, उस समय पर जो चीज़ें चल रही होती हैं उस हिसाब से डिसाइड होती हैं. लाइक रिसेंटली क्या हुआ था कि जो रसिया है, अर्स्टवाइल USSR बोलते हैं इसको, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल दैट यूनाइटेड क्या बोलते हैं, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो पहले तो ये USSR होगा, अभी तो रसिया बोलते हैं, ठीक है. तो रसिया ने हाल फिलहाल में यूक्रेन के ऊपर हमला करा था, ठीक है, यानी इन्वेड कर दिया था, ठीक है. जस्ट काइंड ऑफ
चीज़ की वजह से कि जो यूक्रेन था वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता था, ठीक है। यूक्रेन वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ नाटो एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटी, और हम कह सकते हैं सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो थी पार्ट यूएसए के द्वारा कहीं ना कहीं पुट फॉरवर्ड करा गया था, ठीक है। तो ना यूक्रेन जो है इसका पार्ट बनना चाहता था, तो रशिया ने हमला कर दिया। अब सिंपली इंडिया ने देखा कि हाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट कैन इंडिया टेक इट्स स्टैंड अगेंस्ट रशिया? नो, बिकॉज वी हैव अ कॉर्डियल टाई, वी हैव कॉर्डियल टाइज with Russia. We cannot rupture it, we cannot disrupt it, we cannot destroy it, ठीक है। so this is very particular thing, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होंगी। we have to maintain a middle path, ताकि ना तो यूएसए हमारा दुश्मन बने ना ही हमारा रशिया दुश्मन बने, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑल द कंट्रीज एट ग्लोबल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, in terms of technological development, in terms of everything with everything, in every aspect we are interacting with, ठीक है। our people not only going to the USA, they are going to the Russia as well, they are going to Norwegian countries, sovereign Scandinavian countries, they are going to European countries, they are going to African countries, they are spreading their business, and they are currently running their business in the foreign countries, so they are providing services as well in the foreign countries. So when we have presence in the various countries, so it will also be decided by our foreign policy. We should have cordial ties with the countries, we should have friendly relations with the countries, then only we will be able to establish good relations. So where all these things are written, these things are written in only foreign policy, that what should be the foreign policy and what should be our stand against this particular country. If a particular country is is spreading or proliferating certain things, or enmity is being spread by a particular country, so what will be the stand of India against that particular country? So this is the very particular thing that is also decided by the foreign policy only, ठीक है। so this is the thing that you need to know, ठीक है। foreign policy plays a crucial role, very significant role in deciding factors, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चैप्टर में आगे बढ़ लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या, कहाँ कहाँ हमें काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एट इमीडिएट यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट शुड बी द फॉरेन पॉलिसी। First you have to look at various levels, that what are the conditions at various levels, ठीक है। तो उसके बाद then you will decide कि now what should be the foreign policy, ठीक है। क्यों? there can be struggle, there can be conflict between countries, there can be mutually disturbances, ठीक है। so वहाँ पर सारी चीज़ जो ना कहीं हमें ध्यान में रखने के बाद अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है फिर डिसाइड करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल RCEP, ठीक है, एक इकोनॉमिक ये बोल सकते हैं ग्रुपिंग है, ठीक है। रिकैप बोलते हैं इसे हम, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट में बोलते हैं, आपको जब आके आप पढ़ोगे देन यू विल बी नोइंग अबाउट दिस, ठीक है। अब इंडिया ने इसको मना कर दिया दैट इंडिया डू नॉट वांट टू जॉइन दिस, बिकॉज इंडिया इज सीइंग दैट if India joins this particular group, then India will be in a dismal situation or unfavorable situation, ठीक है। so that is why India is not willing to join it, but India cannot keep itself far away from this particular group, because a time will come when India has to join this, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर अभी फ़िलहाल में नहीं इंडिया ज्वाइन कर रहा है, देन व्हाट इज़ इंडियाज स्टैंड, ठीक है। व्हाई इंडिया इज़ नॉट ज्वाइनिंग, इफ़ नॉट ज्वाइनिंग व्हाट विल बी द एक्शंस, व्हाट विल बी द मेजर्स अगेंस्ट दिस, ठीक है। व्हाट इफ़ वी विल नॉट ज्वाइन दिस, ठीक है। व्हाट विल बी द रिलेशंस विद दोज कंट्रीज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। यानी फॉरेन पॉलिसी का जो फंडा है ना बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत तगड़ा है। इफ़ देखिए यहाँ तो फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, बट हाँ अगर आप
जिस लेवल पर मैंने पढ़ी है, जिस लेवल पर मैंने पढ़ी है फॉरेन पॉलिसी, इफ़ यू वुड हैव रेड दिस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एट दैट पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, तो आई थिंक यू वुड हैव बिन एस्टोनिशिंग लाइक व्हाट इज इट, ठीक है. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है. लेट्स मूव अहेड, ठीक है. चलिए, नाउ as I have already said that foreign policy refers to the sum total principles where interest and objectives of a particular country, ठीक है, are written, and where objectives and principles and interest of a particular country gets promoted while interacting with other countries. So this is the very thing. Now I can say that this is the definition of foreign policy. If you find it very useful, you find it useful that we can you can revise it, you can remember it, so you can just write this particular thing when you encounter a question in your examination, that particular question is demanding you to write about foreign policy definition, ठीक है. So there you can write it, ठीक है. But if you do not find it useful and you want something new, so you can find it, ठीक है. You can do it by yourself, because I can just say that it is nothing but the principles and interest of a country, ठीक है, जो कि प्रमोट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं. यही है सबसे सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन, ठीक है. नाउ the thrust of foreign policy keeps on changing. Now as I said that it is not constant, it is not static, it keeps on changing accordingly, changing the conditions at international level, ठीक है. जैसे इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें चल रही होती हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं जो शेप मिलती है वो काफ़ी सारे फैक्टर से शेप मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, वी डू कीप इन माइंड while constructing our foreign policy, or while formulating our foreign policy, we do keep in mind that our history should be there, ठीक है. Our historical things like what happened in the history of India, and what was there, like as you know that Britishers ruled on our country almost 200 years. They drained all the things from the country, ठीक है. So this thing also we have to keep in mind that this particular thing should not be repeated, this particular thing should not happen again in India, ठीक है. either it should not be done by the any foreigner, or not by the domestic or native of the country, ठीक है, or we can say citizen of India. like ना तो इस तरह की सिचुएशन किसी बाहर के इंसान के द्वारा करी जानी चाहिए, ना ही हमारे कोई आदमी रहे हमारे जो इंडिया के सिटीज़न हो उसके द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं करी जानी कि वो पूरी कंट्री पर रूल करे, ठीक है. तो इस तरीके से सारी चीज़ें फ्रेम होनी चाहिए. और वी ऑल्सो डू कीप इन माइंड दैट कल्चरल थिंग्स, वी ऑल्सो डू कीप इन माइंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है. हाउ शुड इट गो एंड what should be the aim and objective. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करी जाती है. बट वी आर नॉट गोइंग टू डिज़ाइन इट, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू डिज़ाइन इट, वी आर जस्ट मेन टू आंसर द क्वेश्चंस विच वी विल फेस इन द एग्जामिनेशन. सो दिस इज द मोटिव दैट वी शुड हैव एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है. अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नाउ यू नो इट वेरी वेल, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, ठीक है. बट नॉट इट इज़ नाउ, ठीक है, ठीक है. यू हैव सीन इन द न्यूज़ दैट सम ऑफ द famous personalities were saying that we got independence not in 1947 but in 2014 when the Modi government took the power, ठीक है, or came in the power. But you can share your point of view about this, ठीक है. But here we are going to talk about this. So when we got independence, so we were having certain lacunas as well, like we were having certain things which were not according to our aspirations, our needs and wants, ठीक है. So वहाँ पर हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, you know it very well कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे के सारे कौन थे, लॉयर्स थे, ठीक है, लॉयर्स थे, ठीक है. सो उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है एंड दे न्यू दैट
what are the aspirations, what are the needs of the country, ठीक है. And that is why constitution being followed throughout the till this time, ठीक है. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. आई नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, कॉन्स्टिट्यूशन कैन अडॉप्ट सर्टेन अमेंडमेंट्स एज वेल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, ठीक है. चलिए, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब सबसे पहले हमारा जो मोटिव था कि हमारे अपना इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट उसको प्रिजर्व करना है. हमको देखना है कि वर्ल्ड पर पीस बनी है, तभी तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहेगा. सो दिस वॉज द वेरी कह सकते हैं कि हम इम्पोर्टेंट थिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है. तो वर्ल्ड लेवल पर पीस बनी रहे, क्योंकि हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पर हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी देखी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी देखी, एंड वी सॉ द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन 1920, एंड देन वी सॉ द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन द हम बोल सकते हैं उसके जो ग्रेवयार्ड थे ना उसी पर बन गया वो, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हुई, ठीक है. हमें देखना था कि न्यूक्लियर वेपन जो यूज़ करा गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी थी, ठीक है. अब उसके बाद हमें ये देखनी थी कि जो हम तो आज़ाद हो रहे थे, मगर हमारे साथ साथ जो अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में भी काफ़ी सारे ऐसे देश थे जो अभी भी कॉलोनाइज थे, उनको भी देखना था. एशिया में भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्री जहाँ पर अभी भी जो वर्ल्ड पावर्स थी उन्होंने अपना दबदबा बना रखा था. फॉर एग्जांपल वियतनाम का और वियतनाम हो गया, और आपका ये इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, लाओस हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है. उसके उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करनी थी, ठीक है. सो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करी, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहे वो है पंचशील की ट्रीटी जो हमने चाइना के साथ साइन करी थी, ठीक है. नॉन अलाइनमेंट, जो ये भी मैं बताऊंगा, और एंटी कॉलोनियलिज्म औपनिवेशिकवाद, ठीक है, और इम्पीरियलिज्म जहाँ पर एक कंट्री जो दूसरी कंट्री पर राज करती है तो उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है, एक्सप्लॉइट करती है विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है. तो एंटी रेसिज्म यानी रंग भेद, काले गोरे का, ठीक है, ये कहाँ पर था? साउथ अफ्रीका में. यू नो इट वेरी वेल कि आपने जब नेल्सन मंडेला पढ़ा होगा, ठीक है. नेल्सन मंडेला के बारे में ये देखिए बहुत सारी हिस्ट्री है, ठीक है. चलिए, हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. और यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी जब हमने अपनी फर्स्ट टाइम फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करी थी. एंड यू नो इट वेरी वेल, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करा था, वी अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर टर्म दैट इज द सोवेरेनिटी, संप्रभुत्वता. यानी इंडिया कैन डिसाइड व्हाट हैज़ टू कम, व्हाट हैज़ टू गो फ्रॉम द कंट्री, ठीक है. और व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. एंड व्हाट रोल इंडिया हैज़ टू प्ले एट इंटरनेशनल लेवल, एंड इफ समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, what will be the stand of India, and what should be the policy of India, foreign policy of India. This will decide only India and the people living in it, ठीक है. ये चीज़ होती है सोवरेनिटी का मतलब, ठीक है. चलिए, सिंपल सी मीनिंग कि इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर का खुद ध्यान रखेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो खुद देखेगा, ठीक है. कोई भी किसी भी मदर कंट्री का कुछ भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है. कोई भी अपना रॉब नहीं झाड़ेगा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ पंचशील ट्रीटी क्या है? पंचशील ट्रीटी देखिए, एक तरीके से एक पीस ट्रीटी हुई थी हमारे और चाइना के बीच में. क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि भाई साहब, हम दो कंट्रीज़ जो है ना आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं, हम चाहेंगे कि दोनों आपस में मिलजुल के रहें. जैसे कि ये जो ट्रीटी थी ये चाइना के साथ 1954 में साइन हुई थी. एंड यहाँ पर इंडिया ने एडवोकेट करा था 5 प्रिंसिपल्स को, ठीक है. एडवोकेट करा था 5 प्रिंसिपल्स को कि भाई साहब हम अपने जो बायलिटरल रिलेशंस है, बाई मतलब दो, लिटरल मतलब रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस है जो दोनों तरफ से रिलेशंस होंगे, ठीक है. बायलिटरल एक तरीके से समझ लो आप, ठीक है. मुझे नहीं पता बायलिटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है. अब बायलिटरल में दो कंट्रीज आपस में मिलीजुली होती हैं, लाइक दो कंट्री आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो बायलिटरल रिलेशन बोल देते हैं उसमें, ठीक है. उसको ट्राईलिटरल रिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है. और सिंगल लिटरल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब पंचशील ट्रीटी को जब साइन किया जाता है, इसमें कुछ चीज़ें जो फैक्टर्स थे वो इन्वॉल्व थे, जैसे कि
एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, भाई साहब एक दूसरे की टेरिटरी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों की जो सोवरेनिटी संप्रभुता को दोनों सम्मान करेंगे, ठीक है। कोई भी अपना रॉब नहीं झाड़ेगा कि भाई साहब मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। मगर फिर भी चाइना बीच में आया था 1962 में, 61-62 में, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। चलो अब यहाँ पर भाई देखो, दूसरे के अंदर के मामलों में या फिर बाहर के मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही देखो, अगर हम अच्छे से रहेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर दोनों को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हम जब ट्रेड करेंगे देन यू विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द मार्केट दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। सो आफ्टर दैट पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, चाहे आपकी कंट्री में भी हो हमारी कंट्री में, मज़े से रहो, खाओ पियो और मज़े से रहो, ठीक है। जैसे कि बोलते ना, खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे, अब नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं ना। नॉन अलाइनमेंट के लिए मैं आपको जो है थोड़ा सा पीछे से लेकर चलता हूँ कि भाई साहब, नाउ यू गॉट दिस पॉइंट दैट USA invaded on Japan in 1945 with nuclear bomb. ठीक, I don't know the name of nuclear bomb, but it just slip of my mind. Now, what is the work that you need to do? ठीक है, अब आपको ये मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम क्या था, ठीक है। मेरे दिमाग में था मगर मैं भूल गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर देखिए, अब आज़ाद होने के बाद, अब आपको तो पता ही है कि 1917 में 1917 में एक और युद्ध हुआ था जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। क्रांति आई थी कहाँ पर, रसिया में आई थी, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिर पावर में आए थे लेनिन, ठीक है। मगर पहले वहाँ पर जो ना सोशलिस्ट पावर थी, ठीक है। ग्रेजुअली वहाँ पर कम्युनिज्म आ गया, ठीक है। कम्युनिस्ट पावर आई लेनिन के अंडर, ठीक है। अब लेनिन के अंडर जब पावर आ जाती है, लेनिन वहाँ पर पावर में आ जाते हैं, देन उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव, लेनिन के बाद कौन आया था, हाँ, तो लेनिन के बाद जो है ना वो स्टालिन था जो पावर में आया था, ठीक है। अब पावर में आने के बाद उसने काफ़ी मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब वो रूड था, क्रूलिटी उसने बहुत ज़्यादा अपनाई थी, वो बहुत ज़्यादा क्रूल भी था, ठीक है। दरिद्र जिसे हम बोलते हैं वो था वो, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको बता देगी कि हाँ, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में आया था, ठीक है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद वी सा दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। नाउ यू नो इट कि जो 1945 के बाद वर्ल्ड स्टार्टेड डिवाइडिंग इनटू टू ब्लॉक्स। फर्स्ट ब्लॉक वाज लेड बाय यूएसए एंड द सेकंड वन वाज द यूएसएसआर, ठीक। erstwhile USSR, ठीक है। नाउ इट इज कॉल्ड रसिया बिकॉज 15 स्टेट्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रसिया इन द ईयर 1991। इट वाज कॉल्ड एज द पतन हुआ था रसिया का, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपन कि यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें डिवाइडेड थी कि वॉट एवर कंट्रीज गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम इट्स कॉलोनियल मास्टर्स, और वी कैन से दे जो भी कंट्री आज़ाद हो रही है तो उसके बाद दैट पर्टिकुलर कंट्री हैड टू ऑप्शंस, ईदर टू ज्वाइन यूएसए और ज्वाइन यूएसएसआर, ठीक है। नाउ इंडिया, was India ready to join either of the bloc? No, India was not ready. India was finding its ideology not associated with either of the bloc, ठीक है। but India inclined towards USSR and USA both, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया की जो इंक्लिनेशन थी वो दोनों की तरफ थी, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड यूएसए की पॉलिसी भी और यूएसएसआर की पॉलिसी भी, बट वो इकोनॉमी के संदर्भ में है। अब इंडिया ने कहा कि भाई साहब ना तो हम यूएसए के साथ जा रहे हैं ना हम यूएसएसआर के साथ जा रहे हैं, हम अपनी खुद का एक गुट बनाएंगे जिसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। नॉन अलाइन, वी आर नॉट अलाइन ईदर ऑफ दी खेमा, ठीक है। खेमा बोलते हैं हिंदी में ग्रुप को, ठीक है। खेमे में किसी के भी खेमे में हम नहीं जाएंगे, हमारा खुद की चीज़ें रहेंगे, ठीक है। वी विल pursue neutrality, neither we will align with the USSR nor USA, ठीक है। सो अर्लियर एक नाटो और वॉर्सो पैक्ट हुआ करते थे, नाटो आज भी चल रहा है, वॉर्सो पैक्ट क्या नाम है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो
मिलिट्री पैक्ट हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नॉन अलाइन अपनाया कि भाई साहब हम किसी के पास भी नहीं जा रहे हैं। अगर हम यूएसए के खेमे में गए देन वी विल बी बैडली treated by USSR. If we will join USSR then we will be badly treated by USA, ठीक है। So we have to find out something middle way. So there is a where we find ourselves to be standing, you know, फर्मली, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी क्योंकि हमारे पास आइडियोलॉजी थी। हमको बताया गया था कि बुद्धा ने जब टीचिंग दी थी तो बुद्धा सेड दैट कि whenever you feel that there is a conflicting situation, so you have to find out some middle path, ठीक है। तो हमने मिडिल पाथ निकाल लिया एंड वी फॉलोड नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चले आगे। तो जो पॉलिसी जो थी नॉन अलाइनमेंट, ये किसी भी ब्लॉक में हम नहीं गए और अपनी खुद की हमने चीज़ें चालू करी, ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले आगे। चलिए अब यहाँ पर जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी में कब उसकी जब बैठक हुई थी कब नहीं, सबसे पहली बैठक जो हुई थी नेहरू ने इनिशिएटिव लिया था। बाद में इजिप्ट थी, इजिप्ट कंट्री जो थी उसकी भी थी प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारे जो कंट्री नेहरू जी के साथ, ठीक है। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो यहाँ पर हुई थी बांदुंग में, इंडोनेशिया 1955 में। फिर इसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग जो नैम की जो हुई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट बोला गया था इसको, ये कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी, ठीक है, 1961 में, ठीक है। बांदुंग टू बेलग्रेड, ठीक है। चलें आगे। चलिए तो ये आप पढ़ सकते हैं, दिस इज़ नथिंग, ठीक है। कौन कौन इसके साथ था, कौन कौन नहीं था, वो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, जो आपको खुद से पढ़नी होंगी। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको समझ में आपकी चीज़ें आ जाएंगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। चलिए आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसके जो मोटिव है ना, देखिए अब मानकर चलिए कि जो मैप शायद मैंने अटैच नहीं करा है, जस्ट अ सेकेंड में देख लेता हूँ। हाँ, मैप अटैच करना मैं भूल गया, तो हमें खाली अभी इसी से काम चलाना होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर यूएसए है, ठीक है, ऊपर कनाडा हो गया, नीचे मैक्सिको, ठीक है, यूएसए के। ये यूरोप है, ये रसिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री हो गई, यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर अरेबियन पेनिसुला, बाकी की फालतू कंट्री यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है। अब ये देखिए सिंपल सी बात समझिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर तो ठीक है, चलो ये यूएसए है, यूएसए के साथ साथ कंट्री जो है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यूरोप है पूरा का पूरा, इसके साथ ये डिसइंटीग्रेटेड कंट्री होगी, ठीक है, चलो ठीक है। कुछ कंट्री रसिया के साथ में, कुछ कंट्री यूएसए के साथ भी है, मगर इंडिया के साथ कौन है? इजिप्ट हो गया। और बाकी की जितनी भी साउथ की कंट्री थी ना, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करा था, क्योंकि साउथ की कंट्री भी तो लिबरेट हो रही थी, चाहे फिर वो सदर्न अमेरिका में कंबोडिया हो, नहीं सॉरी कोलंबिया हो, ठीक है, कोलंबिया हो, वेनेजुला हो, ठीक है, या फिर वो अर्जेंटीना हो, या फिर वो ब्राज़ील हो, ठीक है, या फिर वो पेरू हो, ठीक है, या फिर वो उरुग्वे हो, ठीक है, या फिर वो पैराग्वे हो, ठीक है, कोई सी भी कंट्री हो, वो भी तो लिबरेट हो रही थी उस समय पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। साइमन, या फिर बोलिविया हो, बोलिविया, ठीक है, बोलिविया, तो ये भी कंट्री वहाँ पर लिबरेट हो रही थी, नई नई आज़ाद हो रही थी, तो इनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए था। तो यहाँ पर सबने साउथ की एक बैठक सी बनाई, और साउथ की जितनी प्रॉब्लम थी ना, वो कहाँ पर सुनी जाने लगी थी? फिर नैम में, नॉन अलाइन मूवमेंट की जब मीटिंग होती थी वहाँ पर ये सुनी जाती थी, ठीक है। बट इट वॉज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, ठीक है, बट स्टिल इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे। चलिए अब एंटी इम्पीरियलिज्म की बात करें, वो तो आपको पता है कि जब कोई कंट्री देखिए हमारे ऊपर जब 1608 में, या हम 1600 बोल सकते हैं, 1608 1600 बोल सकते हैं, दोनों ही डेट करेक्ट हैं, ठीक है। अब जब हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देन दे केम विद द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया एंड दैट इज़ वाई दे केम हियर इन आवर कंट्री, ठीक है। सो भाई साहब वो ट्रेड करने आते, बट ग्रेजुअली दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर बेस इन आवर कंट्री, ठीक है। उन्होंने अपना बेस क्रिएट कर लिया, बेस क्रिएट करने के बाद दे स्टार्टेड एक्सप्लोइंग द पीपल जो रह रहे थे इंडिया में, उनको एक्सप्लोइट करना चालू कर दिया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग एज अ मदर कंट्री इन द कंट्री, ठीक है।
सो वहाँ पर उन्होंने अपना एम्पीरियलिज्म दिखाया। एम्पीरियलिज्म, ट्रेड जब तक करते रहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहे, चाहे फिर इंडिया के पीपल को कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं उन्हें। मगर जब जब एक पर्टिकुलर कंट्री है, जब कंसर्न हो जाती है उन लोगों के प्रति जो जिनके ऊपर वो रूल कर रही है, तब वो कॉलोनी बन जाती है वो उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो एक्ट लेकर आते हैं, पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, ताकि वो चीज़ों को वहाँ पर रेगुलेट कर सकें। जब तक उनका मोटिव वहाँ पर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, तब तक वो इम्पीरियलिज्म ही होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। रेसिज्म, साउथ अफ्रीका में आपको तो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, रेसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और अपने यूएसए में भी देखा होगा कि क्या हुआ था, वहाँ पर भी रेसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ करता था, रंग भेद, काले गोरे का भेद हुआ करता था, ठीक है। और फिर कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलिज्म बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट चली थी, हमारे यहाँ पर भी चली थी बहुत ज़्यादा, 200 सालों तक कहीं ना कहीं हमने स्ट्रगल करी, एंड देन वी गॉट फाइनली इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियलिज्म उसे बोलते हैं जब लोग लड़ाई करने लगे कि हाँ, यू कैन नॉट रूल ऑन आर कंट्री, इन आर कंट्री, ठीक है, यू कैन नॉट से दैट इट इज़ राइट, वेदर इट इज़ राइट और नॉट राइट वी विल डिसाइड ओनली, ठीक है। तब वहाँ पर एंटी कॉलोनिज्म स्ट्रगल और मूवमेंट चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख समझना होगा, उसी को बोलते हैं एंटी कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब देखिए, जब चाइना आज़ाद हुआ था ना, चाइना वॉज नॉट हैविंग द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस आपको पता है कि लीग ऑफ नेशंस की ग्रेवयार्ड पर बना हुआ है, यानी बेस जो तैयार करा था वो लीग ऑफ नेशंस ने तैयार करा था। लीग ऑफ नेशंस समवेयर फेल टू prevent second world war, ठीक है। it was created by the peacemakers to stop another war, to prevent happening another war, but then also दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो हुआ, तो ऐसा दोबारा ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। जब लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं साबित अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन को सपोर्ट नहीं मिलती, इवन सम जॉइंड इट लेटली और सम जॉइंड इट और लेफ्ट इट, यूएसए ने ज्वाइन ही नहीं करा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती मतलब थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे कुछ कुछ ही याद है क्योंकि पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आई नो कि मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड था, ठीक है, बट फिर भी आउट ऑफ माई इंटरेस्ट आई रेड ऑल दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है ना। तो चाइना के पास परमानेंट सीट नहीं थी, इट वॉज ताइवान के पास थी परमानेंट सीट, बट ताइवान जो था वो चाइना के पार्ट, चाइना बोलते थे कि इट इज़ माई पार्ट एंड इट इज़ ऑल्सो मतलब करंटली ऑल्सो चाइना क्लेम्स दैट ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। बट चाइना सेज दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना, वी आर द इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉट कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना जो मेनलैंड चाइना है ना वो कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जो ताइवान है ताइवान जो है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना की हिस्ट्री में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ पर ताइवान के पास ये पावर हुआ करती थी वीटो की, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, बट नाउ चाइना हैज़ इट राइट नाउ, ठीक है। तो चलिए, तो इंडिया सपोर्टेड फॉर दिस, ठीक है, यहाँ पर लिखा इंडिया सपोर्टेड, यस इंडिया सपोर्टेड, इंडिया इवन रिकॉग्नाइज तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना। अगर इंडिया नहीं करता है कि चाइना मतलब तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है, तिब्बत जो इंडिया का पार्ट है, देन क्या राजा का राज होता फिर तो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑल्सो बात करता है कि भाई साहब यूनाइटेड नेशन को इतना स्ट्रेंथन करो, मतलब उस समय पर यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म चल रहा है ना पूरी वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो हट जाए, ठीक है। क्योंकि जर्मनी में भी कहीं ना कहीं जो स्टालिन था उसने काफ़ी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज अपनाई थी, फिर उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव आया था, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव वॉज नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, बट various other factors contributed in the disintegration of USSR, but policies somewhere adopted by the Mikhail Gorbachev paved the way for disintegration of USSR. But here we are not talking about disintegration of USSR, we are talking about the strengthening of UN, because UN somewhere failed to take up the measures regarding preventing wars and crimes at world level, because it was the erstwhile USSR which constructed the Berlin Wall to divide Germany
ठीक है। जर्मनी को डिवाइड करने के लिए बर्लिन वॉल किसने कंस्ट्रक्ट करी थी, किसने, यूएसएसआर ने, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी वर्ल्ड लेवल पर जो है सारी चीज़ें आसानी से रहे, एकदम पीस मेंटेन रहे, तो इसीलिए यूएन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए, ठीक है। डिकोलोनाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, नथिंग एल्स, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इंडिया क्या बिलीव करता है क्या नहीं करता। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपको समझा देता हूँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज सारी की सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं, ठीक है। कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। और जो हमारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वो है जो मतलब डेवलप्ड है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड जो है वो सेकेंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए वगैरह वो करते थे, यूएसए और यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड जो है हमारा रसिया वगैरह जो और कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड, ठीक है, अदर यूरोपियन कंट्रीज़। फिर थर्ड वर्ल्ड हमारा आता है, ठीक है, सिंपल। चलिए बाकी मैं एक पिक्चर अपलोड कर दूंगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से रिलेटेड, ठीक, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, या फिर मैं पोस्ट डाल दूंगा एक, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंसर्न्स की बात करें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, अगर पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करें, हाँ कोल्ड वॉर किसको बोलते हैं ये बताओ, सॉरी आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर किन्हें बोलते हैं। कि जो कोल्ड वॉर में जो है ना लड़ाई तो होती है, बट यहाँ पर जो है ना मेजरली वेपन्स का यूज़ नहीं करा जाता है। दे टेंड टू फाइट थ्रू इनोवेशंस, थ्रू इंट्रैक्शंस, ठीक है। दे डू इनोवेट न्यू थिंग्स एंड दे जस्ट चढ़ाते हैं एक दूसरे को कि हाँ हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ठीक है। ये कोल्ड वॉर है, बस और कुछ नहीं है। जो यूएसए एक खेमे में यूएसए था और दूसरे खेमे में यूएसएसआर था, ठीक है, इनके बीच में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, नथिंग एल्स। अब देखिए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एक तरीके की पूरे वर्ल्ड लेवल पर अनसर्टेनिटी छा गई थी, क्यों, क्योंकि अब तो खाली जो है क्या उभर कर आने वाला था, यूएसए, ठीक है। बट हाँ जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ ना, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब हमें ये लगा कि अर्लियर यूएसएसआर was with us, ठीक है, was with us, but now who will support us? Because solely India, USA will be having power in his hands, ठीक है। अब उसके हाथ में पावर रहेगी एंड ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखते हो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारी पॉलिसीज़ पर, फॉरेन पॉलिसी पर। वी यू नो वी चेंज्ड आवर फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली, ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। सप्लाई चेन ऑफ वेपन्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, ठीक है। सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द वेपन्स, ये भी इम्पैक्ट हुआ था। डोमेस्टिक सपोर्ट ऑन कश्मीर इशू, देखिए कश्मीर, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर 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 कश्मीर, व्हाट विल ही डू आफ्टर टेकिंग कश्मीर, नथिंग, ठीक है। कश्मीर वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। अब जो कश्मीर के इशू पर यूएसएसआर हमें सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, देन कहीं ना कहीं हमारे सामने अनसर्टेन सिचुएशन आकर आ गई ना। अब दूसरा जो कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न था हमारी फॉरेन पॉलिसी में, ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज थिंग्स वो चेंजिंग वेरी रैपिडली, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अर्लियर बिफोर 1990 वी वर नॉट हैविंग इवन अ सिंगल मोबाइल फोन इन अ कंट्री, ठीक है। वी यूज टू गो टू द एसटीडी बूथ्स एंड वी यूज टू डायल नंबर्स, और फिर जो है गांव में आवाज़ लगाई जाती थी, समवन इज कॉलिंग यू समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। सो दिस यूज टू हैपन इवन after the years as well, we were not having even a single mobile phone in our hands, ठीक है। in a family की बात करें, ठीक है। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ ग्लोबलाइजेशन आ गया, अमेरिका इंटरनेट लेकर आया, इंटरनेट ने धूम मचा दी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, एंड नाउ थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई हैं।
नाउ जिसके पास डेटा है ना, आज वो ही पावरफुल है. नाउ अमेरिका इज़ रूलिंग and you are watching this video through the kind of medium created by the Google. ठीक है, सुंदर पिचाई को कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है इसके लिए. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है ना तितर बितर कर दी, और ये इसने एक बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ा है हमारी कंट्री के लिए. फॉरेन पॉलिसी इसके हिसाब से भी लेकर आने थी. वी चेंज्ड कि who can invest in our foreign policy, sorry, who can invest in our country, who can not invest in our country, who will be our enemy country, who will be our friendly nation. ठीक है. So these things got changed. ठीक है, ठीक है. प्रोलिफेरेशन ऑफ वेपन, CTBT साइन हुई. ठीक है, सेंट्रल टेस्ट बैंड ट्रीटी. ठीक है. अब फिर उसके बाद NPG आया. ठीक है, NPG बोलते हैं नॉन एनर्जी नॉन सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. ठीक है. तो ये सारी ट्रीटी वगैरह ही, मनी लॉन्ड्रिंग केस बन गया, टेररिज्म केस बन गया, ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, बहुत सारी कहीं ना कहीं कंसर्न्स उठते गए. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में इंडिया का क्या स्टैंड होगा, एंड व्हाट विल इंडिया टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें रेटिफाई करनी थी, एंड वी हैड टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो दीज थिंग चेंज्ड व्हेन इंडिया ओपन इट्स डोर इन 1990. ठीक है, और हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी. मिलिटेंसी की बात करें कश्मीर की, तो भाई कश्मीर एक तड़कता भड़कता इशू रहता है हमेशा. ठीक है. पाकिस्तान ब्लेम करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, पाकिस्तान एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ ब्लेम करती हैं इंडिया को. ठीक है, कि जो लोग रह रहे हैं कश्मीर में, इंडिया उनके जो राइट्स हैं ना उनको वायलेट करता है. इंडिया टेंड टू वायलेट राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन कश्मीर. ठीक है. मगर आप मुझे बताइए कि इंडिया ऐसा करेगा? नहीं, इंडिया नहीं करता. ठीक है. वी आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, हम ऐसे इंसान हैं, बस आराम से रहो भाई, मस्त. ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं है. ठीक है, बट फिर भी ये जो इशू है वो पाकिस्तान हमेशा उठाता रहता है. ठीक है. अब टेररिज्म जो है, जो पाकिस्तान है वो बढ़ावा देता है इंडिया से. मतलब वहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया, तुम्हारे लिए वैसा कर दिया, और उनको जो है ना वेपन सप्लाई करता है, और बार बार उनको भड़काता है कि यू शुड बी इंटीग्रेटेड विद अस, यू शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया. एंड अगर if you would have been the part of Pakistan, we would have done this thing, we would have done this thing. So these all things are very green and it will be green. ठीक है, evergreen बोल सकते हैं हम इन्हें. ठीक है. So keeping old friends and looking for new friendship is another challenge for our जब हाँ चीज़ें जब drastically change हुई 1990 में, then we came to know कि ना भाई साहब scenarios are changing at national or international level, peoples are changing, countries are changing. Either they are very harsh, or they are very moderate, or they are very peaceful. So we have to take action accordingly. So this was the thing, that who will be the friend of India and who will not be the friend of India, whom will India trade or whom will not. So this is the very thing. ठीक है. We traded extensively with the USA, we traded extensively with the USSR, we traded extensively with the South Asian countries, not Southeast Asian countries. We traded with Western Asian countries, Arab countries जिनको हम बोलते हैं. ठीक है. We have an extensive trade network at world level, at international level. India is the market, and everyone in the world wants to capture the market of India, because everyone sees a profit in the Indian market. So that is why we should have certain restrictions, we should have certain things, so that the rights of the people living in India should not be violated, so that the exploitation of the people living in India happen. इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए वी नीड टू राइट डाउन सर्टेन थिंग्स इन आवर फॉरेन पॉलिसी, दैट एनिमी स्टेट्स शुड कीप देमसेल्व्स फार अवे फ्रॉम इंडिया. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू ट्रेड विद अस. ठीक है. एंड एवरीवन हैज़ टू थिंक, एवरीवन हैज़ टू लिसन टू अस. सो दीज थिंग्स हैज़ टू बी written down
in our foreign policy so that the interest of India should be protected. You got this? हिंदी में बोलूँ समझ जाओगे, इंग्लिश में चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन, ठीक है। देखिए इंग्लिश जो ना थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है मेरे लिए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब इंडिया जो है ना कंट्रीब्यूट करता है यूएन के पीस एफर्ट में भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पर जो है ना पीस बनी रहे, तो वो उसने एक फोर्स बनाई, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, एंड इंडिया इज contributing extensively. Do we get that? India is contributing extensively, ठीक है। India also wants that there should be peace at international level so that our interests should be protected. Our people should be protected in foreign countries if they are traveling to there. You got this? ठीक है, समझ में आपकी बात। चलें आगे। तो यहाँ पर India raised voice that nuclear weapons should be diminished. Nuclear weapons proliferation should be bring down, ठीक है, should be brought down, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के लिए इंडिया ने एफर्ट उठाए, इंडिया ने आवाज़ उठाई। इंडिया रेज्ड इट्स वॉइस टू इंक्रीज द number of permanent seat in United Nations Security Council so that every continent should has a voice. इस चीज़ के लिए इंडिया ने आवाज़ उठाई। इंडिया रेज्ड वॉइस टू टैकल विद द टेररिज्म इन द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया रेज्ड वॉइस टू डिसआर्मामेंट so that the biological chemical weapons should not be used ever. So in these various sectors India raised its voice, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इंडिया ने पीस फंड यूनाइटेड नेशन पीस फंड की बात करी, ठीक है। इंडिया ने बोला कि CTBT लेकर आओ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, NSG लेकर आओ, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, हाँ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेकर आओ, ठीक है। इंडिया ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इन द रिगार्ड ऑफ एनवायरमेंट और द ग्लोबल क्लाइमेट। इंडिया सेड दैट वी नीड टू टेक अप द एक्शंस. We knew that we did not contributed much as it was contributed by the first world countries in the development. They fought war. They emitted so much carbon dioxide to the atmosphere. But then also we are committed. We are going electric. We have established so many solar parks in our country. We have been taking effort in this particular direction so that कि जो ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट इंक्रीज हो रहा है, we could manage it somehow because we cannot let the climate rise, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिया बोलता है हमेशा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जब USA में मान लीजिए या फिर साउथ अफ्रीका रेसिस्ट पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी ना, देन ऑल्सो इंडिया रेज्ड इट्स वॉइस एट दैट टाइम। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई और मेरी बहनों, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये जो चैप्टर है, ये वाली चीज़ें आपको खुद पढ़नी चाहिए, देन यू विल गेट टू नो सो मैनी थिंग्स, ठीक है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ खाली अलग से, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे हमारे वो रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे लीडर्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है। वी सा अ वेरी ब्लैक डे व्हेन वी एनकाउंटर विद द emergency, ठीक है। So there we saw that the rights of so many peoples got violated. So we did something so that कि again this kind of situation cannot occur, ठीक है।
जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. नाउ यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज़ द अमेंडमेंट नंबर एंड व्हेन डिड इट हैपन. ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए. आगे चलते हैं. तो इंडिया देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना 49 ऑपरेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाए गए हैं दूसरी कंट्रीज़ में ताकि पीस को इस्टेब्लिश करा जा सके. आपके में 35 लिख रखे हैं, मैं बता रहा हूँ 49 है. यहाँ पर देखिए अर्लियर आई नो दैट इंडिया वॉज एट द रैंक ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीस कीपिंग फोर्सेस. ठीक है, बट नाउ इट इज़ द सेकेंड रैंक. ठीक है, मगर इंडिया यहाँ पर खाली पीस कीपिंग फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस या पर्सनल वगैरह नहीं भेजता है. इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ट्रूप्स के साथ साथ डॉक्टर्स में भी, इंजीनियर्स में भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी, ताकि सारी चीज़ें आराम से हो सकें वर्ल्ड लेवल पर. वी डू एक्सपोर्ट जेनरिक मेडिसिन, वी डू एक्सपोर्ट गेहूँ, चावल एंड ऑल टू द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज बिकॉज वी डू फाइंड आवर सेल्फ वेरी कहते हैं ना वो कि हाँ हमें अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना. सेटिस्फाइड, वी डू फाइंड आवर सेल्फ सेटिस्फाइड व्हेन वी हेल्प अदर्स एंड इंडिया हैज़ दैट नेचर. इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन बट what things are going on inside India is the other thing. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं. इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनल क्वेरल अलग होती है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर रही हैं. इंडिया की जो तकरीबन 80% वेल्थ है वो 1% लोगों के हाथ में है. बाकी की जो 20% वेल्थ है वो इंडिया के 99% लोगों के हाथ में है. नाउ यू कैन से कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है. दीज आर दी अदर थिंग्स बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ बट वी डू नॉट हैव that particular amount of employment generation. We have lack of employment. ठीक है, we are experiencing, our youth are facing kind of thing और कह सकते हैं कि एक सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं जहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है. Why? Either we do not have that particular kind of एजुकेशन सिस्टम, फर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है जहाँ पर स्किल्स नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलरली. ठीक है, इन केस ऑफ परमानेंट सीट तो इंडिया चाहता है कि इनके अलावा, इन पांचों के अलावा इंडिया का भी एक हाथ होना चाहिए, ब्राज़ील का भी साउथ अफ्रीकन कंट्री में से होना चाहिए. ठीक है, US, रसिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना के पास ही परमानेंट मेंबरशिप है. ठीक है, इंडिया के पास भी होना चाहिए क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर. ठीक है, ब्राज़ील भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, साउथ अफ्रीका में से कोई ना कोई होना चाहिए बिकॉज देयर इज़ नो वन फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्टिनेंट है बहुत ज़्यादा. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन साउथ अफ्रीका, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स नाउ. ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी थिंग. नाउ आई थिंक योर चैप्टर हैज़ बीन completed. So how did you find this particular chapter? You can tell me in the comment box, and if you feel any kind of changes that you think that I should bring, so you can tell me in the comment box and I will bring those changes as soon as possible. If you want any kind of changes, if you feel anything, so you can suggest me as well. ठीक है, तो आपका सजेशंस मेरे सर आँखों पर है. ठीक है, आई सेड दैट आई विल कंप्लीट योर बुक, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस, देन आई विल डू इट नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली. ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. अपने बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर जानने के लिए मिली हैं, तो आप जानते ही हैं कि कितनी फ्रूटफुल है ये वीडियो. ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेने जाऊँगा. जय हिंद. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले. ठीक है, चलिए.